हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमारे 5 वीडियो हो चुके हैं इस यूनिट के, यानी हमारा 6th वीडियो है। अगर आपने नहीं देखा है तो गो टू द चैनल एंड आप वीडियोस देखो, ठीक है। क्योंकि आप अगर पीछे की वीडियो नहीं देखते हो तो हो सकता है समझने में प्रॉब्लम हो। चलो, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मैक्सिमम स्टूडेंट को समझ में आता है, बहुत कम समझ में आता है, ठीक है। तो देखते हैं, हम ट्राई करते हैं इसको इजी लैंग्वेज में समझाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। स्टेटमेंट इसका मायने नहीं रखता, एक लाइन का स्टेटमेंट है। अगर आपके एग्जाम में आता है आप वो स्टेटमेंट लिख दो, प्रॉब्लम नहीं, बट स्टेटमेंट को समझने में प्रॉब्लम होती है। तो आज हम थोड़ा अच्छे से इसको समझते हैं। क्या है एटॉमिक मास एंड मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास तो ईजी है, एटॉमिक मास को समझना प्रॉब्लम है थोड़ा। तो बेसिकली पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। कुछ पॉइंट लिखा है मैंने, उसके बारे में वो देख लेते हैं क्या लिखा है। एटॉमिक मास होता क्या है? इट इज अ रिलेटिव मास। अब रिलेटिव कहने का मतलब क्या है कि अगर हम सपोज करो किसी चीज का मास निकाल रहे हैं तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड होगा, उससे कंपेयर करके इसका मास निकाल सकते हैं। ये हो गया रिलेटिव मास। अगर आप एग्जैक्ट प्रिडिक्ट कर देते हो तो होता है मास, बट अगर रिलेटिव इससे निकालना तो कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड रखना पड़ता है। तो जितने भी एटॉमिक मासेस कैलकुलेट किए गए हैं वो किसी एक एलिमेंट को स्टैंडर्ड कहने का मतलब है उससे कंपेयर करके ही मासेस को निकालेंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड मतलब ये रिलेटिव मास है विच इज डिटरमाइंड विद रिस्पेक्ट टू अ स्टैंडर्ड वैल्यू। क्योंकि एक स्टैंडर्ड एलिमेंट लिया गया है, उसका स्टैंडर्ड मास लिया गया उस एलिमेंट का, और उसके रिस्पेक्ट में सारे वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिलेटिव मास, ठीक है। तो एटॉमिक मास क्या है हमारा? ये रिलेटिव मास है। कभी याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, एक रिलेटिव मास, तो आपका राइट हो जाएगा क्या? रिलेटिव मास, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या है कि अगर हमको एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है तो स्टैंडर्ड चाहिए। वो जो स्टैंडर्ड है वो कार्बन 12, मतलब कार्बन के आइसोटोप होते हैं 3। कार्बन आइसोटोप क्या होता है? जिसका मास नंबर अलग अलग हो लेकिन एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम ही रहे, ठीक है। तो कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, ये हम लोग बाद में देखते हैं आइसोटोप क्या है। पहले आप बस थोड़ा समझ लो क्या है। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ठीक है। ये कार्बन 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जो कार्बन 12 का एटॉमिक मास है, क्योंकि हर एक आइसोटोप का मास अलग डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो कार्बन 12 का जो एटॉमिक मास है, कार्बन 12 का जो मास है, एटॉमिक मास नहीं बोल सकते, कार्बन 12 का जो मास है उसको हमने स्टैंडर्ड लिया और बोला गया कि कार्बन 12 के जो मास है उसका 1/12, कार्बन 12 का जो भी मास होगा, x मान लेते थे, x/12 पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं? 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम? AMU। ये आप देख रहे हो AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू क्या होगा? 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का जो भी मास होगा, x हो, y हो, z हो, जो भी होगा, उसका जब हम 12 से डिवाइड कर देंगे, वो जो वैल्यू आएगा, और वो जो वैल्यू आएगा उसी को हम बोलते हैं 1 AMU। अब ये जो वैल्यू आएगा उससे ही कंपेयर करेंगे बाकी को और उसका वैल्यू प्रिडिक्ट करेंगे हम मास, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? कुछ नहीं है, एटॉमिक मास एक रिलेटिव मास है जिसके लिए एक स्टैंडर्ड यूज किया जाता है। स्टैंडर्ड कार्बन है, कार्बन का 12th वाला आइसोटोप को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। कार्बन 12 के आइसोटोप का जो भी मास होगा, अभी हम देखेंगे क्या मास होता है उसका, और उसको हम क्या करेंगे? 12 से डिवाइड कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसका वैल्यू होता है 1 AMU। अब जो भी एलिमेंट डिस्कवर होंगे उसको इस वैल्यू के कंपेयर में उसका मास प्रिडिक्ट किया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका? नेक्स्ट है मासेस आर डिटरमाइंड बाय मास स्पेक्ट्रोग्राफ, ठीक है। तो जो मासेस को डिटरमाइन किया गया है, एटॉमिक मासेस को प्रिडिक्ट किया गया है, वो उसको डिटरमाइन करने कौन से इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं? मास स्पेक्ट्रोग्राफ। ये याद रखना, अभी एक आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है या फिर 1 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। तो यहाँ तक इम्पोर्टेंट था, ठीक है। अब हो गया एटॉमिक मास क्लियर। अब हम समझते हैं बाकी जो पॉइंट था वो। यहाँ तक क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये स्टेटमेंट इतना रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ 3 पॉइंट याद रखना है, रिलेटिव मास होता है, कार्बन 12 स्टैंडर्ड होता है, कार्बन 12 का जो 1/12 पार्ट होता है उसी को 1 AMU बोलते हैं, उसके रिलेटिव में सारे मास प्रेडिक्ट किए जाते हैं। चलो स्क्रीनशॉट हो गया। अभी हम देखते हैं आगे, समझते हैं थोड़ा एग्जाम्पल लेकर के। जैसे हाइड्रोजन का जो मास प्रेडिक्ट किया गया है वो है 1.008 AMU। अब एक कार्बन 12 का जो होता है वो है 0.008
समथिंग होता है, ठीक है। तो हम लोग अभी इतना ही मान लेते हैं। तो जो अगर हमने कार्बन 12 को 12 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि इसका 12 पार्ट करना, कार्बन 12 का जो मास आता है वो इतना आता है 12.3 या 2 कुछ ऐसा है, चलो उसको मान लेते हैं, ठीक। तो कार्बन ये जो आया, अभी इसको हमने 12 से डिवाइड कर दिया। अब ये जो वैल्यू आएगा, यहाँ जो भी वैल्यू आएगा, तो यहाँ 1 वैल्यू आएगा, 1 को ही हम बोलते हैं 1 AMU, और यही होता है रिलेटिव मास, यह सॉरी स्टैंडर्ड मास। अब इससे कंपेयर करेंगे, हाइड्रोजन का कंपेयर किया तो इतना आ गया वैल्यू, ठीक है। वो कैसे आ रहा है वो उनको नहीं देखना है, बट इतना आया। अब इसमें देखो ये जो 1 AMU है, तो हाइड्रोजन का भी 1 आना चाहिए था, क्योंकि एटॉमिक नंबर जिसका हमने 1 देखा, बट ये 8 कहाँ से आया? एग्जैक्ट 8 हम लिखते टाइम, कैलकुलेशन करते टाइम तो 1 ही यूज करते हैं, बट होता नहीं है, कुछ फ्रैक्शंस नंबर होते हैं, कुछ जो डिजिट होते हैं उनको हम छोड़ देते हैं, या कुछ अप्रॉक्स डिजिट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो 8 है वो इसलिए आता है क्योंकि हाइड्रोजन का भी 3 आइसोटोप होता है। हाइड्रोजन का क्या होता है? 1H1, 1H2 और 1H3। ये 1 होने से एटॉमिक नंबर है, क्योंकि हाइड्रोजन एक एलिमेंट का एक ही एटॉमिक नंबर हो सकता है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो सकता है, इसी को हम बोलते हैं आइसोटोप। आइसोटोप मतलब एलिमेंट जिसके एटॉमिक नंबर सेम होंगे लेकिन मास नंबर डिफरेंट होंगे, उसको आइसोटोप बोलेंगे। अब क्या है, ये जो 1 है ये सिर्फ एक का मास नहीं है, ये तीनों का एवरेज है। इसका कुछ वैल्यू होगा, इसका भी कुछ वैल्यू होगा, इसका भी कुछ वैल्यू होगा। तो जब हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते तब जाके ये वैल्यू निकलता है, एवरेज एटॉमिक मास। तो इसीलिए वैल्यू क्या कुछ पॉइंट्स में आते हैं, ठीक है। इसी तरह आप अगर सोडियम का निकालो, सोडियम का क्या लिखते हैं? 23 लिखते हैं, लेकिन एग्जैक्ट 23 होता नहीं है, 23.02 ऐसा कुछ समथिंग होता है, मतलब कुछ ना कुछ डिजिट रहेगा, लेकिन हम कैलकुलेशन करने जो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, वो बाकी के डिजिट को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपका एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, सॉरी हाँ एवरेज एटॉमिक को भी पढ़ना है। अभी हमने एटॉमिक मास देख लिया, तो फिर से मैं एक बार बताता हूँ, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बेसिकली समझने में कंफ्यूजन होता है बच्चों को। क्या है इसमें, एक ये रिलेटिव मास है। रिलेटिव मास किसका रिलेटिव है? एक स्टैंडर्ड चूज किया गया, ठीक है। पूरे जो सिस्टम है, पूरे वर्ल्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो मेन होगा, ठीक है। 1981 में डेट हाँ 1961 में इंटरनेशनल अरेंजमेंट, मतलब जो ये सारे डिसाइड करते हैं, ठीक है, उन्होंने ये एक स्टैंडर्ड चूज किया, क्योंकि ऐसे तो किसी का मास कंपेयर कर नहीं सकते। जैसे कि उन्होंने क्या किया, कार्बन 12 का जो भी मास था उसको स्टैंडर्ड मान लिया। अब उससे आने वाले एलिमेंट्स को कंपेयर किया गया, तो जो कार्बन 12 का मास आया था 1, अब जो हाइड्रोजन का कंपेयर किया गया तो देखा गया उसके आसपास आ रहा है, उसको 1 पोजीशन पे रखा, मतलब उसका जो मास रखा गया 1 रखा गया। अब देखा फिर हमने देखा कि जो 1 था वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं था, उसने पूछा कुछ तो नंबर आ रहे थे, वो नंबर क्यों आते हैं? क्योंकि उसमें क्या होता है, आइसोटोप्स होते हैं। तो उस एक हाइड्रोजन एलिमेंट में बहुत सारे हाइड्रोजन, मतलब 3 हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है, कुछ ना कुछ तो परसेंटेज रहा होगा, इसीलिए उसका क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास फिर आ जाता है हमारा, जो कि वैल्यू हम लिखते हैं फ्रैक्शन में जो वैल्यूज आते हैं, ठीक। तो 3 पॉइंट आपको याद रखने, जस्ट 3 पॉइंट। पहला रिलेटिव मास होता है, कार्बन 12 स्टैंडर्ड होता है, 1/12 पार्ट होता है, जो कि 1 AMU के इक्वल होता है। और उससे 4th पॉइंट आपको याद रखना है, ये निकालते कैसे, मास स्पेक्ट्रोग्राफ से। इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, मास स्पेक्ट्रोग्राफ, जिसकी हेल्प से हम सारे का एटॉमिक मास निकालते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, ये आपका हो गया एटॉमिक मास, क्लियर हो गया। अब देखते हैं मोलेकुलर मास क्या होता है। तो मोलेकुलर मास का सिंपल सा डेफिनेशन है, the sum of atomic mass of all the elements in a molecule, किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट होंगे उनके मास का सम कर देंगे तो उनको क्या मिल जाएगा, मोलेकुलर मास। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स का जो मास है उसको मोलेकुलर मास बोलेंगे, ठीक है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में कितने एलिमेंट है, 2, एक ऑक्सीजन एक कार्बन है, लेकिन इसका कितना नंबर है, 2 है। तो कार्बन का कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक मास आता है 14, ऑक्सीजन का आता है 16, लेकिन एक ऑक्सीजन का 16, लेकिन यहाँ पे कितने हैं,
2 है, 2 ऐड कर दो कितना आता है 44, ठीक है, यही आता है। तो ये है हमारा मोलिकुलर मास। तो एटॉमिक मास एटम के मास को एटॉमिक मास बोल सकते हैं, मोलिकुलर मास मोलिक्यूल के मास को बोल सकते हैं, बट एटॉमिक मास को डिफाइन करना पड़ता है क्योंकि अभी हमने देखा था, ठीक है। चलो, तो आपका हो गया, यहाँ मोलिकुलर मास क्लियर हो गया। आप भी एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे HCl ले सकते हो, ये भी एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। BaCl2 ले सकते हो, ये भी एक मॉलिक्यूल है। सबका कुछ ना कुछ एटॉमिक मास आएगा, ठीक है। जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो आता है वही होता है मोलिकुलर मास, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है ग्राम मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास का डेफिनेशन लिख लो और एक एग्जांपल लिख लेना इसका, CO2 का 12 + 2 × 16 = 44। और ये चूंकि एटॉमिक मास को ऐड कर रहे हैं ना, एटॉमिक मास का यूनिट क्या है, AMU, या फिर शॉर्ट फॉर्म में इसको U लिखते हैं, स्मॉल u लिखते हैं, तो 44 AMU लिख सकते हैं उसको। नेक्स्ट जो है हमारा वो है ग्राम मोलिकुलर मास या ग्राम मोलार मास। कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, ग्राम मोलिकुलर मास और ग्राम मोलार मास, ठीक है। ये होता क्या वो समझिए। अगर हमने व्हेन molecular mass is expressed in gram, then it is called gram molecular mass। अगर हमने ये MU में ना लिख करके ग्राम में रिप्रेजेंट किया है तो उसी मोलिकुलर मास को हम बोलते हैं ग्राम मोलिकुलर मास, ठीक है। यहाँ लिख लो। अभी ग्राम मोलिकुलर मास को हम और भी बहुत सारे नाम से बोल सकते हैं। ग्राम मोलिकुलर मास को ग्राम मोल मास हो गया, ग्राम मोलिकुलर मास हो गया। अभी दूसरा देखा था हमने, ठीक है, यहाँ पे ग्राम मोल बोल सकते हैं, या फिर सिंपली इसको 1 मोल बोल सकते हैं, 1 ग्राम मोल या फिर 1 मोल या ग्राम मोलिकुलर मास। ये सारे सब क्या है, एक ही है। बेसिकली आपको समझना है कि मोलिकुलर मास को जब ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे तो हो जाता है ग्राम मोलिकुलर मास। अब चूंकि 1 मोल के लिए हम दिखाते हैं तो ग्राम पर मोल, जो एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास हम लिखते हैं, जैसे कि हमको कार्बन का लिखना है, कार्बन लिखता है 12 ग्राम पर मोल। पर मोल कहने का मतलब है एक ही का, कार्बन के एक एलिमेंट का या 1 मोल के वेट को ही हम क्या बोलते हैं, 12 ग्राम है वो, और पर मोल मतलब कार्बन के 1 मोल का वेट कितना है, 12, ठीक है। तो ऐसे जब आप कैलकुलेशन करते हो या कहीं कैलकुलेशन देखते हो ग्राम पर मोल लिखा हुआ रहता है, आप कंफ्यूज आते नहीं, ये है बेसिकली एटॉमिक मास ही है या मोलिकुलर मास ही है, तो उसको ग्राम में दिखाया गया, MU में नहीं दिखाया गया, ठीक है। ज़्यादा क्लियर होगा ग्राम मोलिकुलर मास आपको। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो एवरेज एटॉमिक मास, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हम दोनों टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या है? इट इज द एवरेज ऑफ mass of all the isotope of an element क्या है ये कि एवरेज एटॉमिक मास जो है वो क्या है, वो सम है। किसका सम है? जितने भी एक एलिमेंट में आइसोटोप पाए जाएंगे उन सारे आइसोटोप का जब
सम करेंगे मास या एवरेज निकालेंगे, ठीक है, मास करके डिवाइड कर देना जितने भी होंगे, जैसे 3 है तो तीनों को मास करके 3 से डिवाइड कर देना है, तो वही क्या हो जाएगा हमारा एवरेज एटॉमिक मास। इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ फॉर्मूला है जो आपको जानने हैं, ज़्यादा क्लियर है? चलिए तो फॉर्मूला देखते हैं। एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला है समेशन ऑफ, तो कि सम करना है हमको या एवरेज लेना है। समेशन किसका करना है? मास ऑफ आइसोटोप, जितने भी आइसोटोप है उनका, इनटू परसेंटेज abundance डिवाइडेड बाय 100। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तकलीफ होगी समझने में, कुछ नहीं होगी। देखते हैं मास ऑफ आइसोटोप, ये तो समझ जाते हो। अब जितने भी आइसोटोप रहेंगे उसका कुछ ना कुछ तो मास तो रहेगा। जैसे 3 आइसोटोप है तो क्या करेंगे, सम लिखा है ना, तो इसको अगर 3 है तो क्या करेंगे, m1 परसेंटेज एम को अगर हम x मान लें, x प्लस m2 x प्लस m3 x डिवाइडेड बाय 100। अगर ये परसेंटेज सेम है तो परसेंटेज डिफरेंट है तो y और z मान, ऐसे क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लें, डिवाइड बाय 100 कर देंगे, आ जाएगा हमारा वैल्यू। तो कुछ एग्जांपल के थ्रू में ऐसा समझते हैं। पहले आप ये फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट आपको 2 या 3 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आते हैं, या फिर आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आ सकता है क्वेश्चन। तो फॉर्मूला लिख लो, एवरेज मास इक्वल टू मास ऑफ आइसोटोप, समेशन ऑफ मास ऑफ आइसोटोप इनटू परसेंटेज एबंडेंस। परसेंटेज एबंडेंस किसका, आइसोटोप का है। परसेंटेज एबंडेंस ऑफ आइसोटोप, जितने भी आइसोटोप के मास लेंगे उनके हम परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए, अभी मैं क्वेश्चन कराता हूँ। तो आपको एक एलिमेंट के आइसोटोप दिए गए हैं। एक एलिमेंट हमारा है नियम, ठीक है। नियम का 3 आइसोटोप होता है, N20, 21 और 22। ये 3 आइसोटोप होते हैं। तो हमको निकालना है इसका जो है हमको निकालना है एवरेज एटॉमिक मास नियॉन का। तो एवरेज एटॉमिक मास के लिए हमको क्या चाहिए, ये तीनों आइसोटोप का एटॉमिक मास चाहिए या मास चाहिए, और तीनों कितने कितने परसेंटेज एबंडेंस का मतलब पहले समझिए। परसेंटेज एबंडेंस का मतलब होता है वो नेचर में, जो नेचर है उसमें वो कितना परसेंट एग्जिस्ट करता है। जैसे कोई हो सकता है कोई आइसोटोप ज़्यादा एग्जिस्ट करता हो, तो उस एलिमेंट के अंदर किसी आइसोटोप का अमाउंट ज़्यादा हो, किसी आइसोटोप का अमाउंट कम हो, तो जितने भी परसेंटेज में वो उसमें पाया जाता है, उसमें होता है, उसी को बोलते हैं परसेंटेज एबंडेंस, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं, तो ये 3 आइसोटोप है। पहले इसके हम क्या करते हैं, मासेस ले लेते हैं यहाँ, और ये आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। अगर ऐसा सम पूछेगा तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने बोलेगा, आपको परसेंटेज भी दिया रहेगा। यहाँ पे हम परसेंटेज ले लेते हैं, परसेंटेज एवरेज मासेस भी दिया रहेगा, परसेंटेज भी दिया रहेगा। आपको सिर्फ फॉर्मूला पुट करके आंसर निकाल लेना है। तो यहाँ जो है नियन 20 का मास जो है इसका मास है 99.99 यू, यहाँ एम यू के टर्म में लिया गया। 21 का जो है वो है 21.99 यू, 22 का जो है वो 20.99 यू। ये यूनिट है सारे यू एम यू का। परसेंटेज कितने जो ये जो 20 वाला है वो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में एग्जिस्ट करता है, मतलब 90.92% में एग्जिस्ट करता है। फिर ये 8.82% में और ये 0.22। मतलब ये एलिमेंट अगर नियॉन है तो उसके नियॉन के अंदर 3 टाइप के नियॉन है, 3 आइसोटोप है उसके, 20, 21, 22, ठीक है।
तो अभी 20 का जो परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, फिर 21 का उससे कम, 22 का सबसे कम है। अब क्या करना है, हमको बोलता है कि नियॉन का हमको मास बता। तो मास जो हम लेते हैं वो एवरेज लेंगे, एवरेज मास निकालना है। एवरेज मास का हमारे पास फॉर्मूला है, एम एवरेज कर सकते हैं हम लोग, एटॉमिक मास, सॉरी एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। फॉर्मूला क्या होता है, सम करना है किसका, ये तीनों का आइसोटोप को मल्टीप्लाई करना है, उससे परसेंटेज है, तीनों का सम करते हैं। तो पहले इसका करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है 19.99 इंटू इसका परसेंटेज बताओ 90.62, ये एक हो गया, प्लस दूसरे का 21.99 इंटू 8.82, ठीक है। फिर प्लस थर्ड वाले का 20.99 इंटू 0.26, ये हो गया। उसके बाद आपको डिवाइड कर देना 100 से। और जब आप उसको सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 20.174 U। ये जो वैल्यू है वो है हमारा क्या, एवरेज एटॉमिक मास, इसका नियॉन का। मतलब इस मास के अंदर 3 आइसोटोप का मास है, इसीलिए ये वैल्यू इस फ्रैक्शन में आया है, ठीक है। तो फॉर्मूला को पता है, जो भी दिया गया एलिमेंट है, ये आइसोटोप 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। एक होगा तो आइसोटोप बोलेंगे नहीं, तो ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो एक हमने एक एग्जाम्पल देख लिया, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं और हम क्लोरीन का एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लिथियम का। सपोज कर लो अगर क्वेश्चन आता है कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ लिथियम, ये लिख लो आप, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। चलो तो अब ये एवरेज एटॉमिक मास हमने कैलकुलेट करना सीख लिया है, परसेंटेज दिया हुआ रहेगा, मास दिया हुआ रहेगा, एवरेज एटॉमिक निकाल सकते हैं। अब हम थोड़ा ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया, दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है कि आपको एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ रहेगा और एटॉमिक मास दिया रहेगा, परसेंटेज निकालने बोलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सॉरी ये देखते हैं कि क्लोरीन हैज 2 आइसोटोप। क्वेश्चन कुछ इस तरह आएगा, क्वेश्चन रहेगा क्लोरीन हैज 2 आइसोटोप Cl35 एंड Cl37। ये दो मतलब 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, 35 37 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फिर एटॉमिक मास इसका कितना है 34.968 U एंड 36.9564 U रिस्पेक्टिवली मतलब ये इसका है पहले वाले का पहले वाला, दूसरे वाले का दूसरा वाला दिया हुआ है मासेस। फिर क्या बोलता है, इफ एवरेज एटॉमिक मास is 35.1153 U, calculate the percentage abundance। चलो तो भी 2 आइसोटोप है, दोनों का परसेंटेज एबंडेंस निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा हमारा, देखते हैं कैसे निकालना है, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं इसको। चलो तो मान लेते हैं जब दो ही आइसोटोप है, तो अगर एक x है तो दूसरा 100 माइनस है, तो क्योंकि टोटल तो 100% ही रहेगा ना, ठीक है। किसी भी परसेंटेज हम दिखाते हैं तो 100% दिखाते हैं, ठीक है। तो अगर एक को हम x मान लिए तो दूसरा क्या होगा 100 माइनस x,
एक को जो भी मानना है, मतलब एक अगर 20% है तो दूसरा कितना बचा 80%, एक अगर 10% है तो दूसरा कितना बचा 90%। तो क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि Cl35 जो है उसका एबंडेंस कितना है x%, तो Cl37 कितना हो जाएगा 100 माइनस x%। अब अगर हम x का वैल्यू निकाल ले तो सोल्व भी हो गया। करते हैं, जो हमारा जो फॉर्मूला था एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, समेशन करना है किसका, मास का और परसेंटेज का। तो 35 वाले मास दिया हुआ है, कितना दिया है, और हमारा जो एवरेज एटॉमिक मास का दिया हुआ है ना वैल्यू, कितना दिया है, तो एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू 35114, कितना दिया हुआ वैल्यू। फिर ये तो हमारा फॉर्मूला है, उसके बाद क्या है फॉर्मूला कि जो मास है और जो परसेंटेज उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मास है ये परसेंटेज है, तो 34.968 इंटू एक्स प्लस 36.9564 इंटू 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ऐसा हो गया। अब क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके x का वैल्यू लाना है। मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, इसको इधर ले आओ। इसका क्या कहते हैं, 2 डिजिट रखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं पूरा रखना है आपको, बट मैं यहाँ पे 2 डिजिट रखता हूँ इंटू 100 इज इक्वल्स टू 34.968 एक्स प्लस 36.95 100 माइनस एक्स। अब क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे और इससे भी कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 33511, यहाँ पे बाय 100 है सबके पास। ठीक है, तो ये जाएगा 34.96x प्लस, इसको अगर एक्स से सॉरी माइनस हो जाएगा, ये प्लस है और ये माइनस है, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा क्या होगा माइनस 36.95 प्लस क्या हो जाएगा 3695 इंटू 100, तो हो जाएगा 3695, ये पॉइंट हट जाएगा। अब इस वैल्यू को इधर ले आओ, यहाँ से x का वैल्यू निकाल दो, देखो ये वैल्यू कम है, लेसर वैल्यू है, ये मोर है, तो नेगेटिव वैल्यू आएगा। मतलब हम इसको क्या करेंगे, इसको x मान लेते हैं, इसको 100 माइनस एक्स मानेंगे, इसको क्या करना है 100 माइनस एक्स मानना है, और इसको मान लेते हैं माइनस। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू निकलेगा, आप निकाल लेना, अगर नहीं निकले तो कमेंट करके बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा इसका सॉल्व। ठीक है, x का वैल्यू निकालोगे, x का वैल्यू जो आएगा वो तुम्हारा 37 का वैल्यू हो जाएगा, और अगर x माइनस कर देंगे 100 में तो इसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसका कुछ 20% आता है, सॉरी इसका 80% आता है 30 का, और इसका 20% ऐसा कुछ आएगा। अब देखना कैलकुलेट करके, अगर नहीं आता है तो मैं कैलकुलेट कर दूँगा, आप कमेंट में बता देना। लेकिन वीडियो देखने के जस्ट बाद कमेंट कर देना कि सर सॉल्व नहीं हुआ था सम, क्योंकि 2-3 दिन बाद फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो समझ में आया होगा। तो इन शॉर्ट में देख लेते हैं आज क्या किया हमने, अभी मतलब आज के वीडियो में क्या किया हमने। पहले तो एटॉमिक मास मोलिकुलर मास किया, ठीक है, देन और ये एवरेज एटॉमिक मास किया, और क्या किया था एटॉमिक मास मोलिकुलर मास एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास। तो इसमें 2 टाइप के हमने सम देखे, ये दोनों टाइप में से किसी में से कोई भी एक टाइप का सम आपके एग्जाम में आएगा, परसेंटेज और मासेस दिया हो रहेगा, एवरेज एटॉमिक मास पूछेगा, 3 डेटा में से कोई 2 डेटा दिया हो रहेगा, तीसरा डेटा आपसे पूछा जाएगा। आई होप आप कर सकते हो अच्छे से, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। सम्स जितने भी आपको कराए जाएंगे प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। चलो थैंक यू, एंड वन मोर टाइम लाइक सब्सक्राइब एंड थैंक यू।